नमस्कार, स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। इन दिनों देश की राजनीति जुमलों के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ नए नए जुमले गढ़ रहे हैं। इन जुमलों की राजनीति में मुद्दे की बात हवा होती जा रही है। जनहित के मुद्दों के बजाय निजी हमले अहम होते जा रहे हैं। नेताओं के बयानों और भाषणों में इस्तेमाल हो रहे जुमलों का जनता भी खूब आनंद ले रही है। हाल ही में यूपी में स्कैम चर्चा का विषय बन गया। एक ही दिन में यूपी की जनता के सामने स्कैम की तीन परिभाषा सामने आई है। पीएम मोदी का स्कैम के बाद राहुल गांधी और अखिलेश का स्कैम भी अब यूपी की जनता के सामने आ गया है। अब यहां सवाल यह है कि यूपी की जनता किसकी परिभाषा ज्यादा सही मानती है। यूपी विधानसभा चुनाव में जुमलेबाजी दिलचस्प होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से स्कैम से दूर रहने को कहा, तो अखिलेश यादव ने अमित शाह और मोदी से जोड़कर स्कैम से दूर रहने की नसीहत दी। तो राहुल गांधी क्यों पीछे रहते? उन्होंने स्कैम का अर्थ ही बदल डाला और स्कैम को बहुत अच्छी चीज बताया। वाकई कई काम पीएम मोदी ने पहली बार किए हैं। पीएम के तौर पर पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसी जुमलेबाजी नहीं की जैसी मोदी अपने भाषणों में करते हैं। नए नए शब्द लाकर उनके हर अक्षर के नए नए मायने निकालना कोई उनसे सीखे। इस चुनाव में उनकी इजाद है स्कैम। ये स्कैम के खिलाफ भाजपा की लड़ाई है। स्कैम का मतलब है एस समाजवादी, सी कांग्रेस, ए अखिलेश, एम मायावती। आपको स्कैम चाहिए कि कमल चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि यूपी का विकास चाहिए? आपको स्कैम चाहिए कि नौजवानों को रोजगार चाहिए? हाल यह है कि मोदी ऐसे जुमले छोड़कर दूसरों को उनका पीछा करने को मजबूर करते हैं। दूसरे नेता जब तक उनका जवाब देते हैं तब तक मोदी जी नया जुमला छोड़ देते हैं। मोदी के स्कैम का जवाब अखिलेश ने कुछ घंटे में तलाश लिया और देश बचाने के लिए अमित शाह और मोदी से दूर रहने की सलाह दे डाली। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उन्होंने कह दिया कि उत्तर प्रदेश को स्कैम से हटाना है, स्कैम हटाना है। और स्कैम की परिभाषा उन्होंने जो दी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अखिलेश और हमारी बुआ का भी नाम ले दिया उन्होंने, मायावती जी। अरे बीएसपी का नाम क्यों लेते हो आप? बीएसपी के साथ तो आपके रिश्ते अच्छे रहे हैं। कभी कभी रक्षाबंधन भी आपने मनाया है और उत्तर प्रदेश में 3 बार मिलकर सरकार बनाई है। अगर स्कैम, आपको उत्तर प्रदेश से स्कैम हटाना है, वो तो होना संभव नहीं है। कम से कम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो यहां रुकेगी, टिकेगी अभी। राहुल बाबा भी स्कैम की पहली हल करने में जुट गए। बड़ी मेहनत कर स्कैम पर एक जुमला गढ़ा, लेकिन उससे स्कैम के अर्थ का अनर्थ हो गया। हिंदुस्तान में एस का मतलब सेवा, सर्विस, गरीब लोगों के लिए। सी का मतलब करेज, बहादुरी, सच्चाई बोलने की। ए का मतलब एबिलिटी, वायदे पूरे करने की क्षमता। और एम का मतलब मॉडेस्टी, इस बात को मानना कि सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। मोदी जी ने 2014 के आम चुनाव में भी यही चतुराई दिखाई थी। मुद्दा वो तय करते थे और विपक्षी दल उनका पीछा करने को मजबूर रहते थे। बहरहाल आने वाले दिनों में एक दूसरे के खिलाफ नेताओं के जुमले तीखे होते जाएंगे। क्या आने वाली नस्लों को हम सियासत के माने नफरत सिखाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अभी तक की बात की जाए तो अभी तक तो देश की जनता यही समझती थी कि स्कैम का मतलब कुछ और होता है, घोटाले होता है। लेकिन आज
कई परिभाषाएं एक के साथ सामने नजर आती गई। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कैम की अलग परिभाषा बताई, उसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देर नहीं की और सीधे इसका जवाब दिया। यहां पर जनता किस स्कैम पर यहां पर भरोसा करेगी और किसकी ओर जाएगी, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और मुद्दे की बात यहां पर कहां चली गई, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं स्पेशल एडिशन में। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से शहजाद पूनेवाला जी मौजूद हैं, हमारे साथ सपा प्रवक्ता मधु गुप्ता जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अतुल चंद्रा जी भी मौजूद हैं और एपीएन के मैनेजिंग एडिटर विनय राय जी भी यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनोज मिश्रा जी, सीधा सवाल सबसे पहले आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, स्कैम की आज एक नई परिभाषा निकलकर सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी जोश में नजर आ रहे थे, क्या पहुंचाना क्या चाहते हैं आप जनता तक, बताइए। देखिए, मोदी जी जो तय करते हैं, अभी आपके ही जो रिपोर्टिंग हो रही थी उसमें कहा था मुद्दे मोदी जी तय करते हैं और विपक्ष उसका पीछा करता है। तो ये सच है कि मोदी जी ने एक बात कही, स्कैम का असली अर्थ तो कांग्रेस बेहतर समझ सकती है जिसने स्कैम किए हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी जी ने जो अपनी परिभाषा दी उससे उत्तर प्रदेश को बचाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने 27 साल तक, जो अभी कांग्रेस कहती रही 27 साल यूपी बिहार, अधिकतर समय समाजवादी पार्टी और बसपा रही है सत्ता में, तो इन्होंने कुशासन दिया है इस उत्तर प्रदेश को। अभी आप समाजवादी पार्टी की देखें किस्सा, तो देखें कि मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर जी और बुलंदशहर के रोड पर जो व्यवहार हुआ था महिला के साथ, वहां तक समाजवादी पार्टी, और फिर अभी जो हत्या हुई लखनऊ में परसों और वहां पर मेरठ में, तो ये हत्याओं का, तो ये सब जो लॉ एंड ऑर्डर दिया, जो भ्रष्टाचार दिया, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार हुआ। आपको ध्यान हो, ऐसा कोई बोर्ड और ऐसा कोई आयोग उत्तर प्रदेश का नहीं था जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो और जो भंग ना हुआ हो, जिसके जो मेंबर्स थे उन पर रोक न लगाई गई हो, उनको हटाया ना गया हो। एक लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का था, उसके अध्यक्ष पर इतने गंभीर आरोप लगे थे तो उन्हें हटना पड़ा था। अच्छा। तो एक ऐसी सरकार समाजवादी पार्टी ने दी थी। उधर कांग्रेस का देखिए, जिनसे समझौता किया समाजवादी पार्टी ने, कि कांग्रेस का दिल्ली में कैसा कुशासन रहा था, 12 लाख करोड़ का घोटाला किया था, तो 12 लाख करोड़ के घोटाले के बाद देश की जनता ने 44 पर सिमटा दिया और उनको सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये अलग अलग के स्कैम वाले दल है और दोनों मिल गए, तो स्कैम प्लस स्कैम बराबर मोदी जी ने स्कैम कर दिया। और ये कहा कि स्कैम शब्द जो है ये कांग्रेस के लिए भी फिट बैठता है, स्कैम शब्द समाजवादी पार्टी के लिए भी फिट बैठता है। और बसपा की भ्रष्टाचार की जो उन्होंने परडत दिखाई थी जब बसपा का शासन था, तो कुल मिला के उनकी चोट जो है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। वो चाहे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, चाहे समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, चाहे बसपा के भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो। मोदी जी की चोट जो है उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट राजनीतिक दलों के विरुद्ध है, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। हालांकि बीएसपी के साथ आप सरकार बना चुके हैं। चलिए ठीक है, इस पर भी हम तफसील से और मुद्दे पर जाएंगे, गहराई में जाएंगे। मैं मधु गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। स्कैम की जो परिभाषा आज निकलकर सामने आई है, आपने भी बताया और अखिलेश यादव जी ने कहा सेव कंट्री, अमित शाह का नाम लिया और मोदी जी का नाम लिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तीखा प्रहार यहाँ पर किया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ डेवलपमेंट, विकास का एजेंडा समझती है। वो जानती है कि काम बोलता है। जो श्री अखिलेश जी ने काम किए हैं वो बोल रहे हैं और उसी के लिए जनता जा रही है। जो स्कैम की परिभाषा श्री अखिलेश यादव जी ने कहा, सेव द कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी, वो सही कहा, क्योंकि जनता समझ गई है कि 2014 में जिस तरीके से भ्रम फैलाकर बीजेपी ने 73 सांसद उत्तर प्रदेश से लिए थे, उत्तर प्रदेश में उसके बदले कुछ नहीं दिया, सिर्फ बातें की। डिमोनेटाइजेशन से लोगों की मौतें हुई हैं और लोग परेशान हुए। एक काम भी उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। और आप याद करिए कि अब तो इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के पहले जब कोई केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में आया तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है उसकी तारीफ की और हमारे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की तारीफ की। आप याद करिए, कानपुर के मंच से श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने तारीफ की और लखनऊ के मंच पर गडकरी जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने तारीफ की। अब वो भूल गए वो सब तारीफ, अब उसकी परिभाषाएं बनाने लगे। और जबकि जनता उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश का भी एक इतिहास है, इसकी संस्कृति है और यहाँ की एक तहजीब है। यहाँ अहम नहीं चलता,
यहाँ मैं नहीं चलता, मुझ नहीं चलता। यहाँ जो श्री अखिलेश यादव जी जैसा इंसान है, जिसको दागी पसंद रही, साफ सुथरी छवि है, विकास की बात करते हैं, सकारात्मक बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप कभी उनको नेगेटिव राजनीति करते नहीं देखेंगे। ये बीजेपी के जो नेतृत्व है, आप उनके भाषणों की समीक्षा करिए, सिर्फ नेगेटिविटी है, सिर्फ अहम है, और उसमें मैं, मुझ, हम नहीं है, उसमें से हम तो है ही नहीं, सिर्फ मैं है। चलिए, तो ठीक है। ये नहीं चलता है। जनता समझदार है और जनता ये जानती है कि 2017 में पुनः समाजवादी और गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर से मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। पुनः गठबंधन की सरकार? क्या गठबंधन अभी आपका हुआ है? चलिए ठीक है, इस पर और गहराई से हम बात करेंगे। शहजाद पूनेवाला जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जो बात यहां पर की जा रही है, स्कैम की भाषा, स्कैम, घोटाला, ये चीज सबको पता थी, लेकिन राहुल गांधी जी ने तो स्कैम की परिभाषा ही बदल दी और इसको काफी अच्छी चीज यहां पर बता दिया। कांग्रेस को पसंद है क्या स्कैम? मैं आपको एक चीज से अवगत करा दूं कि हमारे मुल्क में जब से आजादी मिली है, इस मुल्क में केवल एक ही राजनीतिक दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पे पकड़ा गया और जेल की हवा खाए हुए है भ्रष्टाचार के मामले में, मतलब स्कैम के मामले में, वो भी डिफेंस स्कैम में, और उनका नाम है श्री बंगारू लक्ष्मण। और वो पार्टी कौन सी है? 2.5 साल से इनकी सरकार है। अगर यूपीए के जमाने में कोई भी स्कैम हुआ हो, जो स्कैम का जिक्र मोदी जी शायद कर रहे थे, तो अभी तक किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? क्या स्कैम के पैसे उनके पास पहुंच गए हैं क्या? तो ये जुमले हैं, जुमलों से किसी का भी पेट नहीं भरेगा। आपने देखा अमित शाह ने एक बिहार में जुमला दिया था, पाकिस्तान में पटाखे बजेंगे, बिहार की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। यूपी की जनता भी जो है सबक सिखाएगी, पर क्योंकि जुमलों की बात चली है और 2.5 करोड़ नौकरियां जो है वो भी जुमला निकला, 15 लाख रुपए भी जुमला निकला। सबसे बड़ा स्कैम डिमोनेटाइजेशन के नाम में 22 लाख करोड़ का स्कैम किया गया। तो इस स्कैम के लिए मैं एक टाइटल दूंगा स्कैम का, जिसका मतलब है शातिर चोर अमित और मोदी। ऐसी चोरी तो किसी की नहीं हुई कि जेब में, आपके जेब में, मेरे जेब में, उत्तर प्रदेश के गरीबों के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाला। और कर्जे किसके माफ किए? अडानी के। जब राहुल जी ने कहा देखिए मेरे पास 2.5 करोड़ किसान मांग पत्र है, करिए माफ कर्जा, तो बजट में कर्जा माफी लोन नहीं दी, किसानों को नहीं दिया। 2.5 करोड़ नौकरियां कहां है? रोजगार की नौकरियां कहां है? रोजगारी पे लगाया तो योगी आदित्यनाथ को लगाया कि जाओ जहर फैलाओ। और इसीलिए विकास का भी एक फुल फॉर्म है, और विकास का फुल फॉर्म है कि विद्वेष, क्रोध, आतंक और सांप्रदायिकता, ये विकास लाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पर हम उन्हें लाने नहीं देंगे। और इस भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे में इनको बोलिए जुमले छोड़ो, रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करो, रिपोर्ट कार्ड दो कि 50% एमएसपी जो आपने वादा किया था किसानों को, रिपोर्ट कार्ड दो कि गन्ना किसानों की जो बात की थी वो कहां है, वो मुआवजा कहां है जो गन्ना किसानों को मिलना चाहिए था। आप मुझे बात करके बताइए कि क्या हुआ उन बुनकरों का, क्या हुआ बुंदेलखंड का। मोदी जी विदेश तो बहुत बार चले गए, किसी दिन बुंदेलखंड के रास्ते भी आ जाते पासपोर्ट वीजा लेके। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव 2 काबिल यूपी के लड़के हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है नाकाबिल जोड़ी है अमित शाह और मोदी की। और सही कहा अखिलेश जी ने, सेव कंट्री एंड सेव उत्तर प्रदेश फ्रॉम अमित एंड मोदी, यही स्कैम है। इस स्कैम से हम बचाएंगे। और राहुल जी जो कह रहे थे वो तो सही मायनों में उसको लागू करना बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि कितने तीखे वार यहाँ पर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हो या फिर कोई भी हो, शब्दों का चयन किस तरह से यहाँ पर होता है। हालांकि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए जा रहे हैं, कई तरह के यहाँ पर आरोप लगाए जाते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, अतुल चंद्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है जनता किसके स्कैम पर भरोसा करेगी? और स्कैम की यहाँ पर बात की जा रही है, तीखे होते जा रहे हैं प्रहार। देखिए, स्कैम को प्रधानमंत्री जी ने इस्तेमाल करके एक तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को नया डायरेक्शन दे दिया है जी। इन्होंने जो भी स्कैम यूपी में हुए हैं उसको इस अपने एक्रोनिम से जोड़ दिया है, और उसमें मायावती, अखिलेश, कांग्रेस, समाजवादी ये सब आ गए। उनका मतलब सिर्फ ये है कि ये सब लोग जो हैं वो भ्रष्ट हैं। लेकिन आप अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी की जो सरकारें अन्य राज्यों में हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, और अगर उसी तरह की सरकारें यहाँ बन जाएंगी तो वो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा उनमें। देख लीजिए आप, व्यापम घोटाला जो हुआ है मध्य प्रदेश में, या चावल घोटाला छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, तो ये दोनों ही अपने आप में बहुत बड़े घोटाले हैं। लेकिन
जब कैंपेनिंग हो रही है तब फिर उसमें एक नया शब्द छोड़ करके एक तरह से नया शिगुफा प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया है और पूरा डिबेट जो है वो अब स्कैम के ऊपर हो गया है जी। वो इन पार्टियों को और इन नेताओं को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मोदी और अमित शाह को केंद्र की राजनीति से अलग करना चाहते हैं। तो प्रहार और पलटवार जो है वो दोनों ही होएगा इस पूरे चुनाव में। इसमें बस इतना होगा कि थोड़ा सा बिटरनेस जो है वो बढ़ेगी और जिस तरह की भाषा अभी हम देख रहे हैं ये शायद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे और खराब होती जाएगी। बिल्कुल विनय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक चीज, अभी तक स्कैम के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है और स्कैम को लेकर यहाँ पर बात हो रही थी, लेकिन विनय जी एक चीज जो यहाँ पर देखी जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसका जवाब ढूंढने के लिए विपक्षी लगे रहते थे और वो कोई नया शब्द इजाद कर देते थे। क्या आपको लगता है कि जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि हम एक नया शब्द लाएंगे, बाकी लोग उसे फॉलो करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है? देखिए हिमांशु, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं कि कोई किसी के बारे में अगर आपत्तिजनक शब्द बोलता है तो उसके तरह तरह से रिएक्शन आते हैं जी। इसका मतलब ये नहीं है किसी एक शब्द को आप इजाद कर दें और उसके बारे में जब काउंटर किया जाए तो ये माना जाए को लीड कर रहे हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। मेरा एक मानना सीधे तौर पर कि दूसरे पर आरोप लगाना बहुत ही आसान होता है और उत्तर प्रदेश के इस चुनावी समय में भारतीय जनता पार्टी अपना रोल मॉडल कल्याण सिंह को मानती है। इसमें किसी नेता को कोई ऐतराज नहीं होगा। जब जब आप पूछते हैं तो लोग कहते हैं कि हमको कल्याण सिंह जैसा शासन उत्तर प्रदेश में देना है। लेकिन अगर आप इतिहास को याद करें तो कल्याण सिंह का शासन कैसा था? जब इन्होंने मायावती के साथ 6-6 महीने के गठबंधन की सरकार बनाई थी और मायावती जी ने अक्टूबर 1997 में जब समर्थन वापस ले लिया था, उसके बाद इन्होंने क्या किया? सीधे तौर पर बसपा में टूट कराई, जनतांत्रिक बसपा बनाई और कांग्रेस में टूट कराकर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई और दोनों तरफ से जो विधायक आए हूबहू सारे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और एक दौर वो भी था कि गोरखपुर से एक मंडल से लगभग 13 मंत्री हुआ करते थे और इनका इतना आतंक हो गया उस इलाके में कि जनता ने रिएक्शन स्वरूप गोरखपुर का जो मेयर चुना गया वो मेयर किन्नर चुना गया एक मैसेज देने के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप क्या करने वाले वो बताएं। जहां तक स्कैम से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार को जोड़ने का सवाल है, मैं उसे क्लीन चिट इस मामले में नहीं दूंगा क्योंकि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लगभग 4.5 सालों तक सिर्फ आधे मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने गिनती की अखिलेश यादव की और बार बार यही कहते रहे कि जो 4 मुख्यमंत्री और हैं, आजम खान, राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह और शिवपाल यादव, वो चलाते हैं अखिलेश को। तो कभी भी अखिलेश निशाने पर नहीं थे। और जिस बात का जिक्र किया मधु गुप्ता जी ने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको याद है कि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मुलायम सिंह यादव, माफ करिएगा, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव, नितिन गडकरी की, जिसपे उन्होंने तारीफ की और जो शिकायतें उत्तर प्रदेश की थी उसको भी स्वीकार किया। जब मेट्रो का उद्घाटन समारोह था कानपुर में, वहां मुरलीधर जोशी ने खुले मन से, खुले दिल से तारीफ किया अखिलेश यादव की। तो मेरा ये मानना है कि जब आप चुनावी समर में आए हैं, आप क्या करने वाले हैं वो बताएं। स्कैम की चर्चा होगी, तरह तरह की परिभाषाएं गढ़ी जाएंगी। अभी पूनावाला साहब ने एक नई परिभाषा गढ़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद सर्विस सेंटर अमित शाह और मोदी इसके स्वरूप हो सकते हैं। तो इसलिए केवल बयानों के जुमलेबाजी पर न जाएं। मेरा मानना है कि जनता के सामने जब आपने विजन डॉक्यूमेंट रखा है उसके आधार पर वोट मांगे। और मेरा मानना है कि रैलियों में जिस तरह के जुमले बोले जाते हैं और जनता जो ताली बजाती है, जनता नहीं होती है, वो आपके कार्यकर्ता होते हैं। रैली में वही आते हैं जो आपके कार्यकर्ता होते हैं। तो बेहतर होगा कि 23 करोड़ की जनता को हम एड्रेस करें, उनकी भावनाओं को समझें, तो ज्यादा बेहतर होगा। मनोज जी, कई तरह के सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं, इनका जवाब आप कैसे देंगे? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जुमलों की बात यहाँ पर चल रही है, लेकिन जो बात मुद्दों की थी वो मुद्दे कहाँ गायब हो गए? देखिए, मुद्दे कहीं गायब नहीं हुए। सबसे पहले तो पूनावाला जी की बातचीत पे मुझे बहुत आपत्ति है। ऐसे शब्दों का उपयोग हम भी कर सकते हैं जैसा वो कर रहे हैं। अच्छा। मैंने ये कहा कि स्कैम शब्द पर जो की बात हो रही है इसलिए स्कैम शब्द का जिक्र किया, लेकिन मेरी भाषा शैली में कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कांग्रेस के लोगों को चोर शातिर कहा हो। हालांकि वो हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं। क्योंकि नहीं कहा कि 12 लाख करोड़ का मामला पूरा देश जानता है और पूरे देश ने इनको सत्ता से बाहर किया इसी आरोप में। पूरा देश इस बात से कन्विंस था, तभी तो 44 सीटें आई। क्योंकि अगर देश कन्विंस था, इसका मतलब था उत्तर प्रदेश में 2 सीटें जीती, वो भी परिवार की सीट जीती। तो इसलिए देश कन्विंस था। इसके बावजूद कांग्रेस के लोग ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये शोभनीय नहीं है, इनको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरी बात मधु जी ने कही, मधु जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया,
तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बात सीधी कही कि हमने अपना संकल्प पत्र को दिखाया, संकल्प पत्र में हमने अपनी बातें करी, उसको इन्होंने कह दिया कि नकल कर ली हमारी। क्या नकल कर ली? मैं एक चीज बार बार कहता हूं जो मैंने ही झुंझुना कहा था, जिसको माननीय अखिलेश यादव जी ने बार बार रिपीट किया कि लैपटॉप के नाम पर झुंझुना दिया। क्या दिया आप एक बार सुन लीजिएगा। इनके घोषणा पत्र में ये था कि 10वीं पास छात्रों को टैबलेट और 12वीं पास छात्रों को लैपटॉप प्रतिवर्ष दिया जाएगा। इन्होंने केवल 1 साल इंटर पास छात्रों को वो क्या नाम लैपटॉप दिया है। टैबलेट इन्होंने 10वीं पास छात्रों को आज तक नहीं दिया। पहली चीज, आज तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सभी कॉलेज जाने वाले, यानी कि इंटर के बाद जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उन लोगों को हम न केवल लैपटॉप देंगे बल्कि 1 GB डाटा। मनोज जी आपका घोषणा पत्र, मनोज जी आपका घोषणा पत्र जनता तक पहुंच चुका है। 1 मिनट, मनोज जी आपका घोषणा पत्र जनता तक पहुंच चुका है। घोषणा पत्र पर चर्चा नहीं, विकास के मुद्दे की बात यहां पर हो रही है। जो मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं चुनावी सभा में, जैसा कि विनय जी ने बताया, अभी तक आप कहते थे कि 3-4 अलग अलग लोग हैं। घोषणा पत्र पर एक बात होनी चाहिए। हिमांशु जी, लोकतंत्र में मेरा ये मानना है कि जनादेश होता है, वही उसे सम्मान करना चाहिए, वही एक तरह से मानदंड होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। जी। इन्होंने अभी यूपीए 2 की विदाई की घड़ी को याद किया और कहा कैसे यूपीए 2 विदा हो गई और कितना कैसे जनता ने नकार दिया। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। बिल्कुल। 1991 में राम लहर जब चली तो 221 सीटें 425 की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 1993 में 177, 1996 में 174, 2002 में 88, 2007 में 51 और 2012 में 47। ऐसा क्या कुछ किया आपने जो सरकार सत्तासीन थी, अचानक आप 47 सीट पर आ गए। जनता ने कहीं कहीं आपको नकारा। कोई आपने ऐसे काम किए होंगे जो जनता की उम्मीदों पर आप खरे नहीं उतरे होंगे। कुछ तो कारण होगा। मनोज जी, बिल्कुल बिल्कुल विनय जी आप सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो फिसली है 221 से नीचे लेकर 47 तक, उसकी एक कहानी है। अगर 1993 की बात करें, जैसा कि 177 बता रहे हैं, उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा साथ लड़ी थी और उसमें काशीराम जी पहली बार लोकसभा के चुनाव में संसद का मुद्दा देख पाए थे समाजवादी के सहयोग से, इटावा से। तो ये पहली बार तो ये हुआ। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार खिसकती चली गई। इसमें जरूर मनोज जी फंस गए। फिर आप देखिए, अगर आप काशीराम और उनके सहयोग से बन गए तो इस बार भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन है। नहीं, कांग्रेस पास वोट बैंक नहीं है। देखिए, काशीराम के पास वोट बैंक था। आप पूरी बात सुनिए विनय जी, आप तो माननीय पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि काशीराम के पास वोट बैंक था। समाजवादी पार्टी और बसपा के पास वोट बैंक है, भले वो कम हो ज्यादा हो ये बात अलग है, लेकिन कांग्रेस के पास वोट नहीं है। कांग्रेस एक उत्तर प्रदेश में मरी हुई पार्टी है। कांग्रेस में मरी हुई पार्टी को समाजवादी पार्टी ने जो सूंघने का काम किया है, तो आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी भी डूब जाएगी। आप देख लेना कांग्रेस के बोझ से, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, मुलायम सिंह जी ने कहा कि 105 सीटों पर हमारे प्रत्याशी लड़ सकते थे। वो पुरानी बात हो गई, चलिए ठीक है, पुरानी बात हो गई। लेकिन एक जवाब यहाँ पर शहजाद जी जवाब यहाँ पर देना चाह रहे हैं। मनोज जी आपने कांग्रेस को मरा हुआ करार दे दिया उत्तर प्रदेश में। मनोज जी एक बात सुन लीजिए कांग्रेस की तरफ से, मुझे जवाब देने मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मनोज जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, वक्त है हमारे पास, अभी बहुत वक्त है। पार्टी पर जो आरोप इधर लगे हैं पिछले 2 महीने में, समाजवादी में तुरंत लगाए। मनोज जी वक्त है हमारे पास, हम आएंगे आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा। थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और भी कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है मनोज जी, रुक जाइए। शहजाद जी अपनी बात रखिए। देखिए, मैं इनको दोहरे मापदंड दिखाना चाहता हूं। अगर उत्तर यूपीए 2 की सरकार गई तो वो हमारे लिए एक तमाचा था, करारा तमाचा था। 60 साल इनकी सरकार नहीं आई और बार बार कांग्रेस की सरकार आती रही, मतलब हमने काम किया तभी तो लोगों ने वोट किया ना। वरना आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता और लोग जो है वो बिना सोचे समझे वोट देते हैं। तो जैसे आप विनय जी ने भी बताया, वो बात पकड़े गए। वो दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी को मरी हुई पार्टी का, उस पार्टी को जिसने फ्रीडम फाइट की है, इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहा था एनसीपी को। ये इनकी शब्दावली है, जिसको आज पद्म भूषण दिया है शरद पवार जी को, उसकी पार्टी को कहा था। तो ये इनकी शब्दावली पहले खुद देखे। और मैं इन जुमलों में नहीं जाना चाहता, मैं आपके माध्यम से 2 सवाल पूछता हूं सर, सिर्फ 2 सवाल। मैं लोगों की, जनता के इश्यूज क्या उस पर बात करना चाहता हूं, ये उससे भाग रहे। मोदी जी 12 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अब 2.5-3 साल प्रधानमंत्री रहे। अखिलेश यादव 2.5-3 साल में, 4 साल में लखनऊ में मेट्रो ला सकता है। आप कभी मेट्रो नहीं लाए, आप तो विकास करते। हमने दिल्ली में मेट्रो दिया, अन्य जगहों पर मेट्रो दी, आप मेट्रो अभी तक नहीं ला पाए। और मुझे दूसरी बात बता दीजिए कि आप अगर इतना ही विकास कार्य कर रहे हैं तो ये मीरठ की रैली के फोटो, सारी कुर्सियां खाली हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
आप मुद्दों पे जवाब दीजिए, रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि कितनी नौकरियां आई 2.5 साल में, 2-2 करोड़ के हिसाब से। अभी तक तो 5 करोड़ नौकरियां देनी थी, कितनी नौकरियां दी, किसानों को, गन्ना किसानों को एमएसपी में कितनी बढ़त करके दी, कितने फीसद, हम 20% करते थे। और तीसरी बात, मेट्रो जब आप गुजरात में नहीं ला पाए तो आप किस तरीके से कहते हो कि आप विकास की पटरी पर हो, ये आप एक्सपोज होते हो। जुमलों छोड़ो, जवाब दो। चलिए ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सजाद जी, मेट्रो अगर विकास का पैमाना है तो समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा विकास कर दिया। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीनों के अंदर 622 बार पुलिस अरे बात क्या ये कानून व्यवस्था क्या उत्तर प्रदेश की? मध्य प्रदेश 5 सालों से नंबर 1 है अपराधों के मामले में साहब। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, आराम से चर्चा हो जाए, आराम से चर्चा हो जाए, जनता सुनना चाह रही है। एक एक करके मधु जी आऊंगा आपके पास। दाड़े वारदातें हो रही हैं, क्या इसको विकास का पैमाना मान लिया गया? ठीक है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश तो है भी नहीं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं है, मध्य प्रदेश नंबर 1 है एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। समाजवादी पार्टी अगर मेट्रो इनका पैमाना है और केवल मेट्रो उसी को पैमाना मान लेते विकास का। घरेलू विकास दर गिरी, उत्तर प्रदेश की घरेलू विकास दर गिरी 2%। आपको मालूम होगा कृषि विकास दर उत्तर प्रदेश की 1% है। उत्तर प्रदेश में ठीक है, आर्थिक संसाधन है उनका भरपूर दोहन नहीं समाजवादी पार्टी कर पाई। समाजवादी पार्टी केवल गुंडागर्दी, परिवारवाद, भाई भतीजावाद और मध्य प्रदेश 5 साल से नंबर 1 की श्रेणी पर है अपराधों के मामले में। 11 बलात्कार हर रोज होते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर चाहिए क्योंकि सत्ता उत्तर प्रदेश मधु जी की है। मधु जी अगर अपना पक्ष रख लें ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, इतनी देर से आप सुन रहे हैं, हमारे बीजेपी के साथी ने अपनी कोई बात नहीं कही, अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। चाहे वो केंद्र में 3 साल से हैं, गुजरात में इतने साल से, अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में कहते हैं। विकास में विरोधी भी आज तारीफ कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है। श्री अखिलेश यादव जी ने विकास किया है। इतनी बड़ी आंकड़ा, लखनऊ एक्सप्रेस 1090, 102, 108, 100 डायल सर्विस। और देखिए जो अभी वेटनरी हॉस्पिटल जो घर तक पहुंचेगा लोगों के लिए, किसानों के लिए एक अलग फंड बनाया गया है। इन्होंने क्या किया है? अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं देते हैं, ये सिर्फ बताते हैं जुमले के साथ दूसरे ने क्या नहीं किया, अपने लिए कुछ बताने के लिए है ही नहीं। 3 सालों से यहाँ का युवा वेट कर रहा है, शायद कोई रोजगार मिले। वो वेट कर रहा है हर खाते में शायद 15 लाख रुपया हो। हमने तो समाजवादी पेंशन दी जिसमें हर घर में 55 लाख घरों में पहुंचा है 500 रुपया। और आने वाले दिनों में प्रॉमिस करते हैं 1 करोड़ लोगों को ऐसी सुविधा मिलेगी जिसमें 1-1 हजार रुपया दिया जाएगा। आप ये बताइए आपने क्या किया है? अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। खाली आप दूसरों पर उलाहने देने से कोई फायदा नहीं होगा। जनता सब देख रही है, आपके शब्दों का चयन भी देख रही है जो आप इस्तेमाल करते हैं। आपने आपके व्यापक घोटाला एमपी में हुआ, छत्तीसगढ़ का घोटाला, उसका जवाब आज तक नहीं दिया। और विकास के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं कि गुमराह करें, जनता को भ्रम में फैलाएं। भ्रम आप दोबारा नहीं फैला पाएंगे। आपने 2014 में फैलाया, जनता समझ गई है। 2017 में आपका बोरिया बस्ता बंद करेगी। सेव कंट्री फ्रॉम अमिताभ शाह एंड मोदी। बिल्कुल बात वही आ रही है कि जुमलों पे ही इर्द गिर्द यहाँ पर राजनीति क्यों घूम रही है, विकास के मुद्दे यहाँ पर क्यों नहीं जनता के सामने आ रहे, और विकास के मुद्दे पर एक अच्छी बहस, एक अच्छी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि विकास के मुद्दों को लेकर क्यों यहाँ पर जोर नहीं दिया जा रहा, क्यों यहाँ पर जुमलेबाजी यहाँ पर हावी होती हुई नजर आ रही है। मैं विनय जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक दलों को हम देख रहे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर जुमलेबाजी को छोड़कर फोकस कर रहा हो कि विकास की बातों पर चर्चा की जाए? आपको लगता है ऐसा कोई है? देखिए हिमांशु, मेरा ये मानना है कि सरकार जो भी आती है लोक कल्याण के लिए आती है, जन कल्याण के लिए आती है। नरेंद्र मोदी जब 2014 का चुनाव लड़ रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि 60 साल बनाम 60 महीने। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 30 साल शासन कर चुके हैं नरेंद्र मोदी। और जैसे कोई बिल्डर भी कोई फ्लैट्स बनाने की शुरुआत करता है तो एक मॉडल हाउस के तौर पे एक डेवलप करता है, उसके सहारे लोगों को आकर्षित करता है कि ये 3 BHK है, ये 2 BHK है, आपका घर इस तरीके का देखने को लगेगा। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में कुछ कर पाते या न कर पाते वो अलग बिंदु था, कम से कम बनारस को उनको एक रोल मॉडल के तौर पर अब तक बनाकर पेश कर देना चाहिए था। और मेरा ये मानना है खास तौर पर क्योंकि बनारस से एक रिश्ता भी रहा, बनारस जाते आते भी रहते हैं। लगभग 265 किलोमीटर की सड़क है बनारस से लेकर के लखनऊ तक की जी। आज भी काम हो गया, टेंडर दे दिया गया, लेकिन अभी तक वो सड़क कब बन के तैयार होगी
और बनारस से लखनऊ तक को तो छोड़िए, आप सिर्फ बात करिए मुझसे, अगर बात करते हैं हम लोग बावतपुर एयरपोर्ट से लेकर शिवपुर तिराहे तक जी, जो कि 22 किलोमीटर की सड़क है, अगर वो भी आज की तारीख में 2.5 साल में बनकर तैयार नहीं हुई तो आपको ये मानना पड़ेगा कि सिस्टम से सब चीजें चलती हैं। टेंडर का एक प्रोसेस है, उसी तरीके से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा। तो अगर 5 साल में अखिलेश ने कुछ अच्छा किया है तो आप बेशक उसकी तारीफ करिए, कुछ गलत किया है उसकी आलोचना करिए। लेकिन एक बात अच्छी मुझे समझ में आती है कि जो पूरी लड़ाई का परिदृश्य मैं देख रहा हूं, मनोज मिश्रा ने कहा कि बसपा के पास वोट बैंक है, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो मैं नहीं करूंगा। तो क्या कहीं यही डर है कि पूरे मंच से बसपा को दरकिनार करके हर जगह अखिलेश को टारगेट किया जा रहा है, इस जोड़ी को टारगेट किया जा रहा है कि ये जोड़ी थोड़ी उठेगी तो फर्क नहीं पड़ता, बसपा कहीं लड़ाई में आ गई तो हम डैमेज हो जाएंगे। परिस्थितियां कई तरीके की हैं, लेकिन जनता के बीच में हर पॉलिटिकल पार्टी को जवाब देना पड़ेगा उन्होंने क्या कुछ किया है। आप दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली से मेरठ तक का लगभग 55 किलोमीटर की सड़क बनने की बात थी, 2.5 साल उस सरकार को भी पूरे हो रहे हैं, कितना काम हो पाया है। तो आपको भी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम में केवल योजनाएं नहीं, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब कुछ कर दीजिए और नोटबंदी के नाम पे सबको स्टैंड अप कर दिए, उससे काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है अच्छा अगर कोई फैसला हुआ है, देश की जनता हमेशा उसके साथ रही, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या नोटबंदी की बात हो, लेकिन उसका आउटकम आना चाहिए, जो मुझे कम से कम अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है मनोज जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकास का एक और मंत्र दिया है, विकास, विद्युत, कानून और सड़क। लेकिन जैसा कि विनय जी यहां पर बता रहे हैं, कई जगह पर सड़कें अभी तक नहीं बनी है। वाराणसी की बात हो, मेरठ की बात हो, आसपास के क्षेत्र में सड़क यहां पर नहीं बनी है। विकास के मंत्र में सड़क भी यहां पर इंक्लूड है। तो क्या 3 साल में आप लोग विकास नहीं कर पाए? देखिए, अगर आप किसी पुराने घर को छोड़ के नए घर में जाएं तो भी लग जाता है साल भर 6 महीने उसको सेट होने में। फिर तो कांग्रेस के कुशासन के 60 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार मिली। भारतीय जनता पार्टी को बहुत समय लग गया कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए। हम एक बात आपको दिला दें, जो गडकरी जी प्रायः कहते हैं कि जब उनको सरकार मिली थी, नेशनल हाईवेज 2 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से बन रहे थे। अब उनका कहना है कि 20 किलोमीटर पर डे की रफ्तार से बन रहे हैं। ये एवरेज है पूरे देश का। ये कहां पर बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये एवरेज के तौर पर वो बताते हैं। दूसरी चीज, केंद्र सरकार काम कर रही है और 60 महीने का जनादेश मोदी जी ने मांगा था। 60 महीने बाद इस देश की जनता तय करेगी कि मोदी जी के कामों से वो संतुष्ट नहीं तो आपको ये जनता से पहले बोलना चाहिए था ना कि आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप तो जैसे ही आपने चुनाव जीता था उसी वक्त नारेबाजी हो गई थी, अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। लोग लटकाए रहे कि नहीं लटकाए रहे? जी क्या कह रहे हैं हिमांशु जी? शुरुआत में तो आपको कहना था ना कि जनता अब सब्र से इंतजार करे, ज्यादा जल्दबाजी ना करे, क्योंकि शुरुआत में आप जैसे ही आए थे आपने कह दिया था कि अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। देश की जनता ने नोटबंदी का जिस तरह से इंतजार किया वो स्वागत योग्य है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता इस देश की जनता का ऋणी है कि उसने नोटबंदी में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसने सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ऋणी है इस देश की और प्रदेश की जनता का, जिसने साथ दिया। मैं कह ये रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे विदेशी निवेश बढ़ा, 60% विदेशी निवेश बढ़ा, ये साधारण बात नहीं थी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, ये साधारण बात नहीं थी। घाटा, व्यापार घाटा नियंत्रित हुआ, ये साधारण बात नहीं थी। मनोज जी एक चीज बताइए, ऐसा तो नहीं मनोज जी ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ स्कैम की बात करते रह जाएं और उधर अखिलेश और राहुल की जोड़ी विकास की बात करते हुए आगे पहुंच जाए? नहीं, देखिए विकास किए ही कहां जो विकास की बात करके आगे पहुंच जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस 6 महीने में 622 बार पिटी। ये सदन में माना था उन्होंने पिछले करीब 1 साल पहले समाजवादी पार्टी के लोगों ने कि 622 बार उत्तर प्रदेश की पुलिस 6 महीने में पिटी। ये विकास इसको कहेंगे? आपने उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड आयोग देखे थे, इनमें भर्तियां कितनी पारदर्शी तरीके से हुई थी, इसको आप विकास कहेंगे? बुलंदशहर की रेप हुई, ये आप विकास कहेंगे? मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, ये से आप विकास कहेंगे? विकास आप आखिर किसको कहते हैं? विकास केवल एक मेट्रो का खाका खींच दिया और एक एक्सप्रेस वे उल्टा सीधा बना दिया जिसमें आज तक चालू नहीं, इसमें हो रहे हैं बड़े पैमाने पर। अधिकारी का ही एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद चंदा जी के पास आऊंगा मैं। 5 साल का जनादेश ठीक है, रुक जाइए। सरकार से ठीक है, मैं फिर आऊंगा मनोज जी फिर आ जाऊंगा आपके पास, आप आराम से बात करिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत मौका दिया है। जी शहजाद जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने आंकड़े गिनवाए, पहले तो गडकरी जी के वो आंकड़े गलत साबित हुए, ये पूरा स्पष्टीकरण हो चुका है। आज की तारीख में 6 किलोमीटर प्रति इससे बन रहा है, रेट से बन रहा है नेशनल हाईवे, और उससे कहीं ज्यादा यूपीए के जमाने में था। पहली बात, अगर ये रास्ते बन रहे तो क्या चांद पे बना रहे? हमें दिखाएं कहां कौन सा हाईवे बनाया है। दूसरी बात, अगर मेट्रो पैमाना नहीं है
तो सिर्फ सड़कें क्यों पैमाना कर रहे हैं आप? आपसे मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, जो पहले हम लोग कार्य करते थे, जो हम लोग निवेश लाते थे विदेश से, उसको ये पहले ब्लॉक करते थे, आज कह रहे हैं कि देखिए हमने निवेश विदेश से लाया है। जो मनरेगा को कल तक गाली दे रहे थे, आज मनरेगा में पैसे डाल के रोजगार दे रहे हैं, और कल तक कहते थे मनरेगा बुरा है। आधार जो हमने शुरू किया था उसको तब गाली देते थे, आज आधार के जरिए जो है डीबीटी कर रहे हैं, सबके खाते में पैसे डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पुराने कार्यों को गाली देते थे, आज उसी को आगे कर रहे हैं। नए कार्यों में जहां तक बात है, मुझे यह बता देना कि रोजगार का क्या आंकड़ा है, जीडीपी का क्या आंकड़ा है, एक्सपोर्ट्स का क्या आंकड़ा है, क्या एक्सपोर्ट गिरे हैं या बढ़े हैं? आप ये हमें क्यों नहीं बता रहे? और तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जहां तक बात है स्कैम की, तो स्कैम का एक और अर्थ है, वो आप सभी लोग भूल गए। स्कैम का अर्थ है शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी को दूर करो, भाजपा लाओ। अगर ये नहीं है तो माइनॉरिटी के एक भी व्यक्ति को टिकट दिया है। दूसरा भी अर्थ मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको तथ्य भी दे रहा हूं। माइनॉरिटी के एक आदमी को ना लोकसभा में टिकट, ना अब टिकट। मेक इन इंडिया तो बना नहीं, मेक इन इंडिया कुछ हो नहीं रहा है, हेट इन इंडिया और हेट इन यूपी जरूर हो रहा है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर सबका साथ सबका विकास है तो कितने मुसलमानों को टिकट दिए? हाँ, परिवार वालों को, बाहर के परिवार वालों को भर भर के टिकट दिया, और फिर ये कहते भी हैं कि आप करें तो परिवारवाद, हम करें तो राष्ट्रवाद। मनोज जी से बात करूंगा, लेकिन अतुल चंद्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आप मेरे को ये बताइए कि जो जनता है, जनता इस वक्त ये सारे भाषण सुन रही है, जनता भी जा रही है और देख रही है कि कौन राजनेता क्या बात कर रहा है, उनसे जुड़ी हुई कोई बात है, उनसे विकास से जुड़ी हुई कोई बात है, जनता किस तरह से ले रही होगी इन बयानों को? देखिए, जनता जो है वो देखेगी विकास किसने किया है, क्योंकि अगर सांप्रदायिकता कोई मुद्दा बनता तो ये लोग फिर 1992 के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ही बनी रहती। कई बार कोशिश हुई है, ठीक है, लोकसभा में सौहार्द बिगड़ा, उसकी वजह से कुछ फायदा हुआ उनको, लेकिन असेंबली इलेक्शन में विकास या जो रीजनल पार्टी है उसकी अपील कैसी है वो निर्णायक भूमिका अदा करती है। और ऐसे में इस तरह के इश्यूज ला करके ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला है। क्या होगा कि विकास फिलहाल तो या तो मायावती ने कानून व्यवस्था बना करके कुछ अपना भरोसा लोगों का जीता, समाजवादी पार्टी मेट्रो और एक्सप्रेसवे की बात कर रही है, लोगों में उसका एक मैसेज गया है, भले ही टैबलेट्स ना बटी हो या लैपटॉप ना बटा हो पर बराबर, लेकिन जो भी दिया गया है या स्मार्टफोन का जो वादा है उससे एक वर्ग तो प्रभावित होता है, लेकिन घोषणा पत्र में अगर आप जाएं तो वादे ही हैं, चाहे इनके हों चाहे उनके हों। काम अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी कुछ किया है अपने 5 साल में। 5 साल में क्यों कहें, 1.5 साल में समझ लीजिए, जब अखिलेश यादव पूरी तरह से सत्ता में प्रभावी ढंग से काबिज हुए, तो उन्होंने अपने तरफ से तो प्रयास किया है। अब हमको ये देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है विकास का। अगर हम देखें कि पिछली जो सरकारें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनमें कितना विकास हुआ है, या कांग्रेस को तो सत्ता में से बाहर हुए बहुत जमाना हो गया, मायावती ने कितना विकास करवाया था, तो तुलना उससे होगी। और ये जो जुमलेबाजी है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमको होता नजर नहीं आता है। मधु जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी जो लगातार कहती है कि राजस्थान में हमें मौका मिला, राजस्थान को हमने अच्छा किया, एमपी में हमें मौका मिला, एमपी को हमने अच्छा किया, छत्तीसगढ़ को हमने अच्छा किया, गुजरात को हमने अच्छा किया, गोवा को हमने अच्छा किया, जहां जहां मौका मिल रहा है वहां पर अच्छा कर रहे हैं, और अभी यहां पर स्कैम की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपका मेट्रो और जो एक्सप्रेस वे की जो बात हो रही है ये हावी पड़ेगा बीजेपी के उन तमाम दावों पर? देखिए जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, विकास के डेवलपमेंट इतना हुआ है और उत्तर प्रदेश में कि जनता ने उसको सराहा है, और विरोधियों अभी तो इलेक्शन का टाइम है, विरोधी भी इसकी तारीफ करते थे, और वो पार्टी जो अपने को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी उसका चाल चरित्र चेहरा सब बदल गया है। आप जानते हैं उन्होंने बाहरियों को, दागियों को, बागियों को टिकट दिया क्योंकि उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं थे। आपकी पार्टी ने भी दिया, ऐसी बात नहीं है, मिनिस्टर का भी कैंडिडेट नहीं है, नहीं बहुत, देखिए हार्डली एनी कोई दिया होगा। और अभी जो फर्स्ट लिस्ट आई है उसमें 40%
लोग दागी हैं बीजेपी के। जो हाईएस्ट नंबर है वो बीजेपी में है। आप लिस्ट को देख लीजिए और फाइनल, मतलब मैं चेक करके आपको ये बात बता रही हूं, तो बीएसपी का है, लेकिन आपका भी है उसमें 51 कैंडिडेट्स में 13 आपने दिए। जी नहीं, मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट लिस्ट में 40% है जो दागी है, जो बीजेपी से हैं। ये आप आज का कंफर्म न्यूज देख लीजिएगा। ये फर्स्ट लिस्ट की बात कर रही हूँ। और देखिए इन्होंने दागियों को दिया और बात करते हैं बड़ी बड़ी, जब रिपोर्ट कार्ड अपना देना चाहते हैं तो कुछ दे नहीं पाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए, अपने कोई काम इन्होंने नहीं दिखाया जो सेंट्रल गवर्नमेंट में किया हो। सब हवाई बातें हैं, या गुजरात, एमपी या राजस्थान में किया हो। आप जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एमपी, राजस्थान उत्तर प्रदेश से बहुत छोटा है। राजस्थान 1/3 है, एमपी हाफ है, लेकिन राजस्थान में 1.5 गुने क्राइम है इफ यू कंपेयर विद उत्तर प्रदेश। और यही हालत एमपी में है। और वहां तो रेप रेट इतना हाई है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना हाई है, लेकिन इनको जब दिखाना होता है उत्तर प्रदेश दिखाते हैं। ये नहीं दिखाते कि जहां लेकिन जनता दोबारा बार मध्य प्रदेश में खराब हो रहा है। लेकिन जनता बार चुन रही है बीजेपी को, यानी बीजेपी अपनी आवाज, अपनी जो काम की है वो जनता तक सही से पहुंचाती है ना। बीजेपी ने जो किया वो जनता तक मैसेज पहुंचा पा रही है। जी, इस बार हमने भी पहुंचाया इस बार। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पुनः माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। विनय जी, ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे। विनय जी, ये सारे फैक्टर्स काम करेंगे, आपको लगता है? बिल्कुल, सब लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हमने एक बात देखिए वासु, मेरा मानना है कि लखनऊ वो जगह है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी के नारा लगा था कि अवध किन गलियन का मरम न जाने कोई, लाल किले तक बहे गोमती देश अटलमय होए, और देश के प्रधानमंत्री बन गए अटल बिहारी वाजपेयी। उसी लखनऊ में आज 3 जो प्रत्याशी हैं भाजपा का आयात करना पड़ा है, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे नीरज बोरा हो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि बाहरियों का कितना बोलबाला भारतीय जनता पार्टी में है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मैं रैलियों के माध्यम से बार बार सुन रहा हूं कि केंद्र और राज्य की जब सरकार एक होगी तभी विकास हो पाएगा। तो क्या कहीं दुविधा है क्या तालमेल की? क्योंकि यूपीए 1 यूपीए 2 के रहते हुए लगातार सत्ता में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, लगातार छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है। तो क्या उस समय ज्यादा अच्छा तालमेल था और अब तालमेल नहीं बैठ पा रहा है? क्योंकि मेरा मानना है चुनाव वही जीतेगा जो जनता के बीच में रहेगा। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में ही है। जब लोकसभा 2014 के चुनाव हो रहे थे, उसी समय रामपुर खास एक विधानसभा है प्रतापगढ़ की, जहां से प्रमोद तिवारी की बेटी चुनाव लड़ रही थी विधानसभा का, और उस आंधी में भी वो कांग्रेस के सिंबल पे विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुई। तो मेरा मानना है कि क्षेत्र में आपकी पकड़ मजबूत है, आपकी पहचान है, तो आप जीतेंगे। और जब जनता के लिए अगर काम करेंगे, चाहे आप लाख माहौल बनाए। देखिए ममता बनर्जी सत्ता में है, नवीन पटनायक सत्ता में है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकारें हैं। तो आपको काम करना पड़ेगा, जनता के सामने पारदर्शी तरीके से अपने आप को पेश करना पड़ेगा, तभी आप सत्ता पे रह सकते हैं। वरना जनता बहुत दिनों तक इंतजार करने वाली नहीं है। बहुत उसकी जो मेमोरी है बहुत छोटी है, अगर नहीं समझ में आएगा 2 मिनट में बाहर कर देगी। शहजाद जी, आप अपनी आवाज पहुंचा नहीं पाते, अपने कामों को पहुंचा नहीं पाते और बीजेपी वो कर लेती है। ऐसा है कि प्रचार में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा रही है। 25 पैसे का काम करती है, 2 रुपए का प्रचार करती है। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये बार बार अपराधीकरण की बात कर रहे हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश को केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अपराध मुक्त करेंगे? केशव प्रसाद मौर्य कौन है और उन पे कितने केस है, मुझे बताने की जरूरत है। आरोपों वाली बात है, ठीक ऐसा है उनके ऊपर क्या क्या आरोप है, संगीन आरोप है। मैं अभी आपको सूची पढ़ के सुनाऊं हर एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मर्डर और हत्या और अपहरण। इनके स्टार कैंपेनर में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहु बेटियों पे बहुत सारी चीजें की। अडवाणी जी नहीं है, पर ऐसे लोग जरूर है स्टार कैंपेनर लिस्ट में। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया जिससे कि मध्य प्रदेश 5 सालों से नंबर 1 है क्राइम रेट में, कि जो आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हो? मुझे बताइए जरा कि कौन सी कानून व्यवस्था की वहां पे आपने डिग्री ले रखी है जो यहां पे लागू करने के लिए आप बड़े उत्सुक लग रहे हो। और ये सवाल का भी जवाब दे कि सबका साथ सबका विकास अगर है तो शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटी को, इस स्कैम को दूर करने के लिए आप क्यों इतने उत्सुक हो? आप क्या माइनॉरिटी को अपना नहीं समझते? आप दलितों को अपना नहीं समझते? मनोज जी, जी मैं कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो गए हैं। अब चाहता हूं कि आप आराम से वक्त लेके। विद्वान प्रवक्ता हैं और सजाद जी से मैं एक बात पूछता हूं कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक बार नहीं 3 बार जनता ने भाजपा को समर्थन किया है। और एक बार ऐसा नहीं किया कि साधारण किया हो, कांग्रेस का सफाया वहां हो गया है। अगर कांग्रेस के मित्र, मध्य प्रदेश के मित्र
राजस्थान गुजरात के मित्र और छत्तीसगढ़ के मित्र क्या कर रहे हैं आखिर? क्या वो ये आरोप लगा नहीं सकते कि क्राइम रेट तो 60 साल कुछ नहीं हुआ, ये आरोप आप लगा सकते हो? तो 60 साल हम भी पावर में है भाई। नहीं, क्राइम 60 साल आपको भी 2 पे पहुंचा दिया था जनता ने। 2 सीटें वाली पार्टी थी आप, 2 सीटें थी आपकी एक दिन। बौछार होती रही और 10 मिनट में 100 नंबर पहुंचने वाली पहुंची नहीं, उसको पता नहीं चला। कुछ दूरी पर पुलिस का थाना, उसको पता नहीं चला। और मेरठ में 33 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही। आप उस पार्टी से समझौता किए हुए हैं। अभी तक आप कहते थे 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद आपने उससे समझौता कर लिया। और आपने अफजल गुरु की चाहने वाली पार्टी से समझौता किया। आपने अफजल गुरु की चाहने वाली, बुरहान वानी की चाहने वाली पार्टी से समझौता किया। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। गुजरात के देख लिए, वहां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। छत्तीसगढ़ के देख लिए, वहां भारतीय जनता पार्टी को लगातार समर्थन मिल रहा है। इसका मतलब आप जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं, आप जनादेश को मानते नहीं है। क्योंकि गुजरात में, नहीं तो प्रदेश में, मनोज जी समाजवादी पार्टी, मनोज जी यहाँ पर कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मनोज जी यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश का पेश कर रहे हैं। मनोज जी सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश मनोज जी सुन लीजिए, 5 साल के कामों की समीक्षा कीजिए। मनोज जी सुन लीजिए, यहाँ पर जो हमारे साथ में मधु गुप्ता जी मौजूद हैं और शहजाद पूनेवाला जी मौजूद है। गठबंधन हो चुका है इनका, और इनका यही कहना है कि आप जब जाते हैं जनता के बीच में, आप जुमलेबाजी यहाँ पर करते हैं, लेकिन आप जो रिपोर्ट कार्ड है, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश क्यों नहीं करते? 3 साल में कितना विकास कार्य आपने कर दिया? 3 साल में कितना? एक बात कह लेने दीजिए हिमांशु जी, केवल एक बात मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, और जनादेश आप मध्य प्रदेश की सरकार पर मांग रहे हैं, जनादेश आप गुजरात की सरकार में मांग रहे हैं, जनादेश आप छत्तीसगढ़ की सरकार में मांग रहे हैं, जनादेश आप केंद्र की सरकार के 2.5 साल के मांग रहे हैं। ये तो समझ में आता कि आप 2.5 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी तो समझ में आता है कि 5 साल जो समझ की कमी है। एक चीज विनय जी ने जो एक चीज आप उठाई थी, मनोज जी एक बात सरकार के कामों का परिणाम देखिए। मनोज जी एक बात यहाँ पर जो नजर आती है, जैसे यहाँ पर वाराणसी की बात हुई, वाराणसी में ज्यादा विकास कार्य नहीं हुआ, उसके एक मॉडल टाउन के तौर पर पेश करना चाहिए था, एक लोगों के सामने एक रखना चाहिए था कि हाँ ये होती है चीज। ऐसे ही सांसदों को एक गांव गोद लेने की बात यहां पर कही गई थी। उत्तर प्रदेश के कितने सांसद हैं और कितने गांव ऐसे हैं जो आप ये बता दीजिए कि आज आइडल बन चुके हैं? कोई नहीं बना। देखिए, गांव की बात नहीं, हम जो कह रहे हैं कि अभी हमारे शहजाद पूनेवाला जी से मैं एक बात बार बार पूछ रहा हूं कि मैं इनसे ये पूछता हूं कि ये बताएं कि ये चुनाव जो हो रहा है वो किस दल का हो रहा है, किस स्टेट का हो रहा है, यूपी का हो रहा है। शहजाद पूनेवाला जी मध्य प्रदेश के आंकड़े गिना रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े शायद नहीं देखे आपने। मैं बताता हूं, कितने गांवों को एनसीआरबी के आंकड़े, जब आप 15-20 साल किसी प्रदेश में रहकर नहीं कर पाए तो कैसे करोगे? विनय जी हिमांशु, इस सवाल का जवाब हिमांशु जी इसलिए नहीं दे पाएंगे मनोज जी, क्योंकि वो सांसद नहीं है, पहली बात। और कोई भी सांसद अपने क्षेत्र से हारना नहीं चाहता है। अच्छा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये तय करना चाहते हैं जो तुमको पैसा मिलता हो कहां तुम खर्च करो। वो सांसद की आफत आ गई कि वो पूरे अपने इलाके में खर्च करे या मोदी जी के डायरेक्शन पे गांव में खर्च करे। और अगर एक गांव को विकास करेगा तो पूरे इलाके के लोग उससे कहेंगे ठीक है, उसी गांव से रिपोर्ट ले लेना तुम। परिस्थितियां ये नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी फेलियर है। आप अपने मन से सपने में कोई अगर ताना बाना बुनेंगे और उसको अपने एमपीओ पर थोप देंगे तो एमपी नहीं कर पाएगा। आपने बैटरी चालित ला करके बोट बनारस में उतार दी और कस के आंधी आई और सारी बोट पानी में पलट गई, तो उसके लिए बड़ी जहाज लेकर आते। बैटरी कैसे, नाव से बैटरी लाद कर कैसे चार्ज के लिए ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ आएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो मेरा मानना है केवल सोच लेने से पॉलिसी का इंप्लीमेंट अगर आप करने चलेंगे तो खामियां रह जाएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि योजनाएं हैं। बनारस में जितने भी वायर सड़क पे दिखते थे, अंडरग्राउंड वायरिंग चल रही है, घाटों पे सफाई का काम चल रहा है। लेकिन मेरा कटाक्ष सिर्फ इतना है कि आपको उसको रोल मॉडल के तौर पर पेश कर देना चाहिए था। ठीक है, मधु जी फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि ये सारी चीजें जनता दरकिनार करके सिर्फ विकास पर ध्यान देगी और आपकी पार्टी इसमें आगे निकलेगी, गठबंधन? जी, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बुद्धिमान है। उन्होंने 5 साल में विकास होते देखा है, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखा है, और वो झूठे वादे देखे हैं जो 2014 में बीजेपी ने और उनके नेतृत्व ने कहे, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2017 में पुनः वो समाजवादी गठबंधन की सरकार बनाएगी, क्योंकि विकास चाहती है। जनता को और किसी मामले से मतलब नहीं। ठीक है मनोज जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आगे जो प्रचार आपका रहेगा वो कैसा रहेगा? ऐसे ही जुमलेबाजी होगी या विकास की बात है, मुद्दे?
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करती है और दूसरी कोई बात नहीं करती। ये तो विपक्षी दल तय करते हैं कि वो विकास की बात ना होने दें। समाजवादी पार्टी के लोग ये तय करते हैं कि वो गुंडागर्दी की बातें होने ठीक है, ठीक है शहजाद जी, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में, फाइनल कमेंट। राजनीति में एक गिरोहवाद की बात होने दें, भ्रष्टाचार की बात होने दें, ये समाजवादी पार्टी तय कर रही है इस समय। ठीक है, शॉर्ट में एक शॉर्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि जब भी चुनाव पास आते हैं तो उनको भगवान श्री राम याद आ जाते हैं। राम राज्य दे नहीं पाते तो राम मंदिर पे आ जाएंगे। अब बहुत जल्द आप देखना 2 दिन में इसी पर डिबेट होगी। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिन लोगों ने राम जी को ठगा है 30 सालों से, वो उत्तर प्रदेश की जनता को निश्चित ठगेंगे। और इसलिए इनके विकास को, इनके बाकी के सभी चीजों को बाहर करके लोग जो है लखनऊ मेट्रो में बैठेंगे और समाजवादी और अखिलेश जी और राहुल जी के। चंद्रा जी एक फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा कि आपको लगता है कि यहाँ पर जो प्रचार हो रहा है इसमें थोड़ी बहुत नरमी आएगी या फिर ऐसे ही आरोप और बढ़ेंगे? नहीं, नरमी तो नहीं आएगी, क्योंकि अब चुनाव का प्रचार जो है वो और गर्म होगा। और साथ में यह है कि विकास की बात के साथ साथ कुछ न कुछ और ऐसी बातें होंगी जिससे माहौल गरमाए। इसलिए विकास मुद्दा रहेगा लेकिन दबा हुआ। विनय जी एक फाइनल कमेंट। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो बात अभी अतुल जी ने कहा है कि अभी तो शुरुआत है। तो जैसे पुरानी गांव में मुहावरे होते थे ना, मुहावरे, कभी तो लड़ाई है आगे और लड़ाई है। तो अभी जब मेरठ से बात शुरू हुई है, बनारस तक आने दीजिए। मुझे लगता है कई आचार संहिता को उल्लंघन के मामले आएंगे, कई मुकदमे कायम होंगे। अभी तो इतना अभी मीडिया का रिस्ट्रिक्शन है, तब इतनी बातें भी सामने आ रही हैं। अभी तो आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ है। अभी तो कह सकते हैं कि अभी तो किसी ने लड़ाई ली ही नहीं है। तो लड़ाई की बात का हम कर रहे हैं, लड़ाई का इंतजार करिए। देखिए, बहुत रंग आने वाले हैं चुनाव में। बिल्कुल, अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है और आगे तलखी और ज्यादा बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल स्पेशल एडिशन में मेरे साथ इतना ही।